नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जीके का ग्रुप सी का आज पेपर हुआ और इस पेपर की खास बात रही कि पॉलिटिकल साइंस। आपको लगता होगा कि मैं राजनीति विज्ञान की बात करता हूं, तो मैं सीधी सी बात है पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाता हूं और पॉलिटिकल साइंस पर ही ध्यान देता हूं। मेरे को बाकी सब्जेक्ट ठीक है, एक जनरल पढ़ना अलग बात है, मगर आज के युग में भी आप जानते हैं कि जीके के पेपर में राजनीति विज्ञान कैसे पूछी जाती है। और सवाल ये नहीं है, पिछले 2 पेपर आप देख चुके हैं, उसमें 25-25 थे और आज तो 27-28 सवाल आ गए सीधे। इन 3-4 सवाल और प्लस हो गए, यानी आपके पेपर का 1/3 सीधा कवर पॉलिटिकल साइंस कर रहा है यदि आप ढंग से राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं। जीके पढ़ने वालों के कोचिंग इंस्टीट्यूट से कितने सवाल आए कहने की ज़रूरत नहीं, आपके जहन में है, अपने दिल में दबा के रखिएगा, मौका आए तब उनसे हिसाब उनसे ही पूछिए जिनसे आप पढ़े हो। ठीक बात है। बात रही पॉलिटिकल पॉइंट, तो आपके लिए की लेकर आता है और इसके साथ इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी का एक अलग स्पेशल बैच मेरा चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा लगता है। ओपन वीडियो है, उस पर 20 से 30 वीडियो तक ओपन है मेरे पॉलिटिकल साइंस के, 10-15 उसमें भी है, इंडियन में भी। आप उसको आराम से देखें। राजस्थान के भी ओपन कर रखे हैं जिसके पैसे नहीं लगते। पहले आप वीडियो देखिए, लगता है आपको पॉलिटिकल पॉइंट में कि इसमें दम है और सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो आप वहाँ कवर हो रहे हैं, तो ही आप लेना है, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक उसमें डाल रखे हैं उसमें आराम से देख सकते हैं, कोई आज मैंने क्लास ली नहीं। ठीक है। अब बात रही हमारी खास पेपर से रिलेटेड झटाझट, क्योंकि लोगों को की चाहिए, आज के दिन की चाहिए, डिस्कस नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है। पहला सवाल था भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत, सीधे सवाल इस भाग से डायरेक्ट सवाल हर बार उठ रहा है। जो तैयारी कर रहा है उसको ध्यान रखना है कि अगला पेपर भी ऐसे ही बनेगा, हूबहू सीधा पेपर बन रहा। आप मेरे देखोगे तो पिछली की बनाई, उसमें से 2-3 सवाल वापस मानवाधिकार आयोग में मैंने अध्यक्षों के नाम बताए, वापस वो के बाद सवाल पूछ लिया गया। मैंने कहा था ये पहले दूसरे तीसरे पहले आए थे और सीधा पूछ लिया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे का नाम आ गया सीधा, है ना, ध्यान रखिए। तो संविधान किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मतलब पीएससी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, परामर्श करना अनिवार्य है। 120(3) में ये प्रावधान है, विद्यार्थियों को उससे परामर्श लेना होता है अनुशासनात्मक मामलों में। यानी यहाँ जो पीएससी का कार्य है, इस पार्ट का इसका नाम है, जो स्टेट या यूपीएससी जो है उसके जो फंक्शंस है, कार्य है, वो इस पार्ट में है। ठीक है, ये तो इससे लेने देना ही नहीं है, तो यहाँ तो सवाल ही खड़े नहीं होते। भारतीय संविधान के अंदर राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। समाधान की शक्ति बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है विद्यार्थियों, 161 में है, 161 161 के अंदर है ये, जबकि इन्होंने लिखा है 62। अध्यादेश की शक्ति क्लियर बात है, 123 और 213, ये भी गलत, ये भी गलत। विधेयकों की अनुमति 200 एकदम सही, और राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाना, सत्रावसान और विघटन 74 दोनों, 3 और 4 सही। स्वतः उत्तर इसका सही है, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में है ही नहीं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया। यहाँ एक बात बहुत स्पेशल ध्यान रखने वाली बात यह है कि जी सबसे पहले मुख्यमंत्री विधानसभा में जो थे वो पहले टीकाराम भगत टीकाराम पालीवाल के समय, आपको जानकारी है तो विद्यार्थियों, राजस्व और वित्त का जो विभाग रखा गया था वो टीकाराम पालीवाल के पास नहीं होकर नाथूराम मिर्धा को दिया गया था। नाथूराम मिर्धा के पास अच्छे विभाग रखे गए थे उस दौरान, और उसमें यह विभाग भी रखा। तो नाथूराम मिर्धा ने बजट पेश किया था, जो बिना टैक्स का बजट कहते हैं, जिसमें एक भी टैक्स नहीं लगाया गया, कोई कर नहीं लगाया गया, बिना कर का बजट नाथूराम मिर्धा ने पेश किया था। इतना ही बजट होता था, ज्यादा कोई बजट बढ़ा था। जयनारायण व्यास इज फर्स्ट पर्सन जिसने विद्यार्थियों विधानसभा में बजट पेश करने वाला ये पहला व्यक्ति है, जिसको जयनारायण व्यास कहते हैं। आपको बता, बाद में मुख्यमंत्री बने, जो 52 में इनका बजट आया था। 31 मई 2025 को यथाविधिमान राजस्थान मंत्री परिषद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वर्तमान में मंत्री परिषद के अंदर 10 राज्य मंत्री है, नहीं 9, और राज्य मंत्रियों के स्वतंत्र प्रभार की जो संख्या इन्होंने कहा है, ये कह रहा है कि स्वतंत्र प्रभार जो है वो 5 के पास है, जबकि स्वतंत्र प्रभार 4 के पास है, यानी ये पहला गलत। वर्तमान में मंत्री परिषद 24 है, ठीक है,
मंत्रिपरिषद में 6 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है, अधिकतम 30। मंत्रिपरिषद में 2 महिलाएं हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 2 महिलाएं हैं, एक का नाम मंजू बागमार है और दूसरी का नाम है दिया कुमारी जी, जो मुख्यमंत्री का काम संभाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ ये पहला उत्तर जो है ये गलत था। चौथा, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं रहे? इज फर्स्ट, इज सेकंड, इज थर्ड। ये तो तीनों कंटिन्यू रहे, प्रेमचंद जैन साहब नहीं रहे। और ये बात मैंने पहले इसमें वीडियो बना, उसमें आगे देखो, ये मेरे कहने से नहीं है, सवाल ऐसा ही अगला पेपर होगा। यदि थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मानवाधिकार आयोग के सीधे सवाल डायरेक्ट, इससे हर बार वही सवाल पूरा, पीएससी से वैसे के वैसे सवाल आ रहा है, तो जो टॉपिक है उससे ही सवाल आ रहा है और सेम नेचर रख रहे हैं, ताकि सवाल का जो वास्तव नॉर्मलाइजेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट के साथ है, फिर भी पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो बराबर रखा गया है। एआई महत्वपूर्ण रही है इसमें। निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा का कोई कानून नहीं बना सकती? देखिए, पथकर पर कानून बनाते जाते हैं और बनाया जाता है, सीधी सी बात है। सब्जेक्ट है ये हमारा 39 जो सब्जेक्ट है वो इसी से रिलेटेड है, तो ये सॉरी 59 सब्जेक्ट ये है। वर्तियों पर कर, आजीविका पर कर, ये भी यहाँ है, 60 सब्जेक्ट नंबर है। कृषि की आय पर कर ऐसे लगाया नहीं जाता है हमारे यहाँ पर, फिर भी है, 46 सब्जेक्ट नंबर है। और कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत अच्छी तरीके से, जब मैंने जीएसटी पढ़ाई है, जीएसटी में मैंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के महत्वपूर्ण इनकम का जरिया है निगम कर। एक्साइज एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए जो जैसे कंपनियों की आय होती है ना, उस पर जो जैसे व्यक्तिगत हमारा इनकम टैक्स लगता है, वैसे कंपनियों की इनकम पर जो टैक्स लगता है उसको निगम कर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इट्स ओके, ये कोई सवाल ही नहीं था। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 के अंदर राजस्थान विधानसभा का कुल मत मूल्य कितना है? बड़ी सिंपल सी बात थी, एक विधायक का मत मूल्य है 129 इंटू 200 बराबर कर दीजिए 25,800। इट्स क्लियर, उत्तर सीधा था, ये कोई सवाल भी ना इंपॉर्टेंट था, ना ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत भी थी, मेरी ख्याल से इतना हार्ड नहीं था। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? ओम प्रकाश मीणा साहब 1 साल रहे, सुधांशु पद वर्तमान 2024 है। सीके मैथ्यू ज्यादा नहीं रहे, केवल वो रिजर्वेशन का पंगा हुआ 12-13 में रहे। और विद्यार्थियों सबसे लंबे समय तक 4-5 साल तक रहे, वो 94 से लगाकर 97 तक ये ML मेहता साहब रहे। इट्स क्लियर। पंचायती राज अधिनियम के अंदर उप प्रधान की शक्तियों और कार्यों के संबंध में गल कथन कौन सा है? ये बात आपको बतानी थी, उप प्रधान से संबंधित सेक्शन पंचायती राज अधिनियम 1994 इन सेक्शन 39 इससे रिलेटेड है, सॉरी 34, मेरे को याद नहीं रहता, 34। ऐसे ये कार्य इतना, ये सवाल बड़ा ऐसे गंभीर दिखता है मगर गंभीर है नहीं, इतना गंभीर सवाल दिखता है मगर इतना गंभीर सवाल जैसी कोई गंभीर की बात इसमें नहीं है। जैसे उप प्रधान के चुनाव के लंबित रहने की स्थिति में पंचायत समिति में 60 दिन की जगह 30 दिन की अवधि के अंदर अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है, ठीक है। उप प्रधान शक्तियों और कार्यों के प्रयोग कर सकता है 30 दिन, एकदम सही। अनुपस्थिति में उप प्रधान पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। और पंचायत समिति के प्रधान की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो कर्तव्यों का पालन करता है, जो समय समय पर प्रधान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन लिखित आदेश द्वारा उन्हें सौंपता है। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। गलत उत्तर है ये। विद्यार्थियों यहाँ 30 दिन होता तो एकदम ठीक है, मगर 30 दिन यहाँ नहीं रखा गया, ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगला, प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकृत आय और व्यय का विवरण जो है, यानी बजट जो है, राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित किया जाता है राज्यपाल द्वारा। क्लियर बात है। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम रूल नंबर 138 यही है। सीधा सवाल रूल से आ रहा है। 3 नंबर रूल, कल पूछा 29 to 30 नंबर रूल, आज पूछा 132 और कल पूछेगा 140। ये क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछ रहे हैं, और विधानसभा प्रक्रिया नियमों में मैंने ये बात पढ़ाई है, नीचे देख लीजिए आप वीडियो। 3रा नंबर वीडियो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड है, 3रा या दूसरा है।
हाँ, जुलाई 2025 के अंदर राजस्थान मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड का मध्य जॉइंट वेंचर कमेटी के गठन की मंजूरी दी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित, ये मुझे नहीं पता कहाँ से ये सवाल जैसा बैठा, मुझे इसके बारे में इकोनॉमिक्स वाले ही बता सकते हैं। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया? बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया। 1 जुलाई 2026 से यह सत्र शुरू हो जाएगा और ये इंडिया का पहला महिला बालिका सैनिक विद्यालय है। जैसलमेर में भी होगा अगला। राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी हिल इन राजस्थान नीति 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु एक समिति गठित की गई है, जिसमें हेड बनाया गया है, वो मुख्य सचिव को बनाया गया है, ताकि आसानी से जो मेडिकल टूरिज्म है उसको राजस्थान में बढ़ावा दिया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है राजस्थान की जो चल रही है। राजस्थान के मुख्य सचिव इसके जो होंगे वो पदेन टेक्निकल समिति के हेड होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो 25 नवंबर 1949 यानी संविधान कंप्लीट अंतिम सत्र में जो बात कही गई 11वें सत्र में, उसमें भाषण का क्या अंश नहीं है? समता के बिना स्वतंत्रता, बात कही स्वतंत्रता समानता की। कल ये सवाल था, नायक पूजा के विरोधी थे, वो हीरोशिप के विरोधी थे। सुनिश्चित रास्ता है, तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है, हमारे राजनीतिक लोकतंत्र का अवश्य में सामाजिक लोकतंत्र को बनाना होगा। ये तीनों बातें कही गई। सदन में कुछ मित्रों ने जो आरोप लगाया है कि कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, ये बात जब फंडामेंटल राइट पर डिस्कस चल रही थी उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। ये बात भी डॉक्टर अंबेडकर ने कही है, मगर अंबेडकर की उस समय कही गई थी, इसलिए इस दिन का भाषण में नहीं है, अर्थात उत्तर है इसका 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ऐसे ये बात मैंने आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट जब मैं पढ़ा रहा था तब अंबेडकर की बात मैं कह रहा था सबसे विवादास्पद भाग के रूप में, उस समय मैंने ये बात कही। कौन सा अनुच्छेद खंड 1 उपखंड के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य? माता पिता, बच्चों के माता पिता और संरक्षा, ये कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कि बच्चों को स्कूल भेजे, शिक्षा की बात करें, ये उनका कर्तव्य है, ये जोड़ा गया। निम्नलिखित में से 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पहचानिए। कितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं? आप अच्छी तरीके जानते हैं, 6 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं और 6 जो दल हैं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसमें कौन नहीं है? तो नेशनल पीपल पार्टी जो है विद्यार्थियों, ये मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है। इसमें ऐसे आपको पता है, आप पार्टी है, बसपा है, बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, CPI-M है और NPP है, जिसमें नेशनल पीपल पार्टी जो किताब वाली पार्टी, किताब इसका चुनाव चुने, ये पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 2019 में सही नहीं है? वायसराय, गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों के बीच के माध्यम का संपर्क, एकदम ठीक बात है। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य राज्य सचिव की सिफारिश से नियुक्त किए जाते थे ना, ये मुझे नहीं लगता है ना। देखो ये मैं क्लियर नहीं हूं, ये एकदम क्लियर है, ये सही, ये सही। गवर्नर जनरल की परिषद को गवर्नर जनरल की सर्वोच्च परिषद के नाम से भी जाना जाता था, ये भी जाना जाता, अर्थात इसका उत्तर होगा 2। 70 सिंधु जल संधि, ये तो अब सवाल पूछना ही पूछना था, सीधी सी बात है। अभी हाल ही में इसको बार किया गया तो यहां से सवाल आना था और सीधा आया। भारत और पाकिस्तान और बीच में, और कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, IRDB जिसको बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक कहते हैं जिसको, समूह है। मैंने कल भी बात आपसे कही थी। ये सिंधु जल संधि जो है 1960 सितंबर, ये सही है, 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर हुए, मगर नई दिल्ली नहीं, कराची में। ये गलत हो गया। 12 जनवरी 1961 को कराची में अनुमोदन पत्रों के आदान प्रदान के साथ ये लागू हुआ, ये भी गलत, अर्थात दोनों ही असत्य है। दोनों ही वाक्य इसमें सही नहीं हो रहे हैं मेरी नज़र से, और नहीं भी हैं, क्लियर बात है, क्योंकि कराची में नहीं हुआ ये, और ये नई दिल्ली लिख दिया इसने, जबकि कराची है। नेहरू के नेतृत्व में आयोजित एशियाई संबंध सम्मेलन, जो आपको जानकारी हो तो मार्च में आयोजित किया गया था, 1947 के अंदर आयोजित किया गया, एकदम ठीक है। और स्वाधीनता से पहले आयोजित किया गया, यह भी बात ठीक था, अर्थात दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके दौरान 7 मई 2025 को भारत के विदेश सचिव जो मिस्त्री साहब है,
उन्होंने अपने एक वक्तव्य यानी प्रेस वार्ता की, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कही गई थी, प्रेस में वक्तव्य कार्रवाई के संदर्भ में किए जाने का जिक्र किया था, उसका क्या था? उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, यूएन के रिजोल्यूशन 1267 की उन्होंने बात की थी, यूएन की, यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस की बात की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की थी। कौन सा दबाव समूह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नामक राजनीतिक दल, जो कि आपको पता है 1956 में अंबेडकर की पार्टी है ना, का गठन किया गया था। ये पहले क्या थी विद्यार्थियों? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया गया था 1942 के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, और इसी का ये रूप है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर जगह अंबेडकर ने पढ़ाया, तब तो बात हुई, और ऐसे भी मैं जनरली ये बात करते हैं प्रेशर ग्रुप दबाव समूह, तब भी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम ये कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के संबंध में गलत है। गलत तो आसानी से मिल जाता है इसमें, बहुत अच्छा सवाल है। भारत सरकार अधिनियम 1937 में लागू हुआ, ठीक है। लिन लिथगो के नेतृत्व में कमेटी गठन की, बहुत अच्छी तरीके से मैंने लिखाया जब एक्ट पढ़ाया तब, जिसमें ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के सदस्य थे, इट्स ओके। अधिनियम में कानूनी शैली में लिखा गया, इसमें 15 भाग और 30 अनुसूचियां, 30 अनुसूचियां नहीं थी, 10 ही अनुसूचियां थी, और भाग थे वो 14 भाग थे। ये 14 भाग और 10 अनुसूचियां थी। इस गलत नेशनल लिबरल फेडरेशन गुलाम संविधान। और देखो अब ये मुझे नहीं पता, फिर भी मैं आपको जानकारी, तीसरा और चौथा ऑटोमेटिक इसमें सेट हो गया, यही होगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से जुड़े हुए एक अनुच्छेद है 29(1), किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का आधार उल्लेखित नहीं है। देखो यहां बड़ी स्पेशल बात है, अल्पसंख्यक की बात जो है वो 29(2) की बात है, मगर यहां पर कौन सी बात नहीं है 29(1) में। तो 29(1) में विद्यार्थियों एक बात तो स्पेशल है इसमें कि संस्कृति है, लिपि है, भाषा है, धर्म इसमें कहीं पर भी नहीं है। 29(1) पढ़ोगे तो उसमें धर्म कहीं नहीं है, उत्तर था धर्म। ऐसे अल्पसंख्यक घोषित करने का आधार धर्म और भाषा है, परंतु यहां जो 29(1) है, किसी समूह को अल्पसंख्यक निर्धारित करने का आधार उल्लेखित नहीं है, तो विद्यार्थियों यहां 29(1) में धर्म नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष एक बना हुआ है, आपको बता दूं, बहुत बढ़िया, ये मोदी के टाइम में बनाया गया कमीशन है, जो एक प्रकार से जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से, कोई यदि दान देना चाहता है तो स्वैच्छिक दान किया जाता है इसके अंदर। ये कोष क्या है? इसका प्रशासन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है, हाँ जरूर किया जाता है, जिसके अंदर वित्त मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, गृह मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ये सही है। कोष के कार्यकारी परिषद का सचिव चीफ ऑफ द स्टाफ डिफेंस होता है, इट्स रॉन्ग, ये नहीं होता। इसका जो सचिव है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होता। इसका जो सेक्रेटरी होता है ये मेरे ख्याल से वित्त सचिव होता है या वो होता है, इसमें ये इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ, है ना। कोष में संघीय बजट से कोई सहयोग नहीं दिया जाता, नहीं लिया जाता, एकदम फ्री है। ये आरबीआई के अधीन आता है, सीधा आरबीआई के अधीन आता है कोष, और यहाँ कोई भी पैसा जमा कराना होता है तो आप जाकर एक अकाउंट नंबर दे रखे हैं, उसमें जाकर आप दान कर दीजिए, पैसा यहाँ चला जाता है और वो कोष रक्षा कोष में, डिफेंस कोष में खर्च होता है। ये बड़ा अच्छा कोष बनाया हुआ है, तो ये सही है, ये सही है, तीसरा गलत है। इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों 1 और 3, यानी उत्तर होगा क्षेत्र का होगा 2, ठीक है। 77 2016 में ईरान की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपक्षीय व्यापार परिवहन परागम समझौता किया था। इसके अंदर विद्यार्थियों शामिल था अफगानिस्तान। किस वाद के फैसले में, बहुत ये तो कोई नॉर्मल वाद है, हर जगह पढ़ाया गया, और पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, मेरे ख्याल से मेरे नोट्स में 100 बार लिखाया हुआ है, ये 3-4 बार लिखाया होगा मैंने। एसआर बॉम्बे 356 से रिलेटेड ये मामला था, जब आपको पता होगा राजस्थान, यूपी वगैरह इनके अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय कर्नाटक के सीएम एसआर बॉम्बे साहब कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने 356 को चैलेंज किया था कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया ये गलत है। और आपको पता होगा ये बाबरी मस्जिद विवाद के समय का मामला है, जब गवर्नमेंट यहाँ भैरव सिंह की सरकार थी राजस्थान के अंदर और सपोर्ट किया था, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट यूपी में थी, कार सेवकों को सपोर्ट किया गया था, और ये माना था उस समय कि यदि कोई सरकार धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है तो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, अर्थात 356 लगाया जाना ठीक था।
ये एसआर बम्बई केस था, एसआर बम्बई कर्नाटक के, ऐसे कर्नाटक में जो राष्ट्रपति शासन लगाया था वो लगाया गया था वो गलत था। 7 स्टेट की बात थी। 2024 के आम चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो, इसमें अपने को ये जानकारी, या मैंने जैसे कहा आपको कई बार जब ये आम चुनाव की बात कर रहा था, मैंने कहा 700 से ज्यादा पार्टियों ने भाग लिया, तो 700 से ज्यादा पार्टियां तो यहां हो ही नहीं पाएगी। तो ये तो मुझे तो पहला ही गलत लग रहा है, इसमें ये गलत है। ठीक है, ये सही है, ये सही है। राष्ट्रीय और किताब वाली पार्टी है ही, जो राष्ट्रीय पार्टी है, मैंने अभी आपको बताया, जिसको एनएनपी, जिसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति संविधान के अतिक्रमण महाभियोग चलाना हो तो लोकसभा किसी निम्न सदन में लगाया जाएगा? नहीं, दोनों सदन में भी लगाया जा सकता है। संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? नहीं, ओनली निर्वाचित होते हैं। अच्छा, क्या पूछा है? सही पूछा है, ठीक है। जो व्यक्ति जो मृत्यु त्याग पत्र पद से हटाए जाने के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद को भरने के लिए चुनाव में विजय हुआ है तो पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए बने रहने का हकदार होगा। अपना पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार शपथ और प्रतिज्ञा करता है। विद्यार्थियों नहीं, 60 के अंतर्गत करता है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही, तीसरा सही हो गया। थैंक यू विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहो, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए, और पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल पॉइंट दोनों को सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।